मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल है जी आप सबका? सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया? सब कुशल मंगल है? दोस्तों, डिडक्शंस का एक टॉपिक हम लोग करते हैं इनकम टैक्स में, जहाँ पे 5 हेड्स की इनकम को जोड़ के हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आता है। और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम कुछ डिडक्शंस लिस्ट करते हैं, जिसका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चैप्टर आता है 6A। डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो बाकी बचता है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। ये जो डिडक्शंस है, इसका जो चैप्टर 6A है, इस चैप्टर 6A का मतलब क्या है, डिडक्शंस कौन कौन से बेसिस के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर दिया जाता है, इसका डिस्कशन मैंने आपके साथ करना है। लेकिन ये सारा डिस्कशन मैं आपके साथ स्टार्ट करूं उससे पहले अन अकेडमी की तरफ से एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू CA आइकॉनिक प्रोग्राम। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अन अकेडमी के 2 बड़े शानदार प्रोग्राम्स हैं, एक अन अकेडमी प्लस और एक अन अकेडमी आइकॉनिक। आइकॉनिक इज फार फार सुपीरियर, आइकॉनिक इज फार फार सुपीरियर एज कम्पेयर टू द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको एडवांटेजेस मिलते हैं कि आपको प्रिंटेड बुक मिलती है, आपको रैंक होल्डर्स कैसे बनना है उसके लिए स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट की जाती है, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन करवाया जाता है, आर्टिकलशिप कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए आपकी मदद की जाती है। साथ साथ में आपके रेज्यूमे राइटिंग्स और इन सब चीज़ों में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद की जाती है। आइकॉनिक के बहुत सारे बेनिफिट्स, जिसके अंदर जो मेजर 2 बेनिफिट्स हैं जिनके ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा, वो है आपका पर्सनल कोच। मैं इस पर्सनल कोच को हमेशा स्टडी बडी का नाम देता हूं। दिस इज स्टडी बडी। मेरे बेटा ध्यान रखिएगा कि आपको एक स्टडी बडी दिया जाएगा, दैट मीन्स आपको एक कोच दिया जाएगा, आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो आपके साथ डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट करता रहेगा और आपकी पढ़ाई को पूरे अच्छे तरीके से ट्रैक करता रहेगा। इसके साथ साथ में आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाती हैं अन अकेडमी की तरफ से, जो कि प्लस में नहीं होता, प्लस सब्सक्रिप्शन में बुक्स आपको नहीं मिलती, लेकिन आइकॉनिक के अंदर आपको बुक्स दी जाती है अन अकेडमी की तरफ से। अब आपके मन में आता है सब कौन सी बुक्स होंगी? याद रखिएगा, अगर आप CA फाउंडेशन का आइकॉनिक ले रहे हैं तो फिर हर सब्जेक्ट की किताब आपको दी जाएगी। मैं नाम आपको दिखाऊंगा। ये जो किताब अकाउंट्स की होगी, ये CA DG शर्मा और डॉक्टर SK अग्रवाल साहब की किताब है। अगर मैं बिजनेस लॉ के बारे में बात करूं तो डॉक्टर VK जैन साहब की किताब आपको दी जाती है। इसी प्रकार से अगर मैं आपके साथ मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो आपको कैलाश ठाकुर सर की किताब दी जाती है। और अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में डॉक्टर PM सलवान की किताब आपको दी जाती है। इसके साथ साथ में मेरे बेटा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप CA इंटरमीडिएट का आइकॉनिक ले रहे हैं तब तो आपको ढेर सारी किताबें मिलेंगी। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और मेरे सब्जेक्ट की 4 किताबें आपको दी जाती हैं। इनकम टैक्स की मेन किताब, GST की मेन किताब, इनकम टैक्स की समरी बुक, GST की समरी बुक। तो 4 किताबें टैक्सेशन की हैं। इसके अलावा अकाउंट्स की किताब दी जाती है, लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की किताबों का ऑप्शन आप लोगों के पास रहता है। एंड CA सुनील सर की किताब है और इसके अलावा आपके पास किताब जो है वो सचिन गुप्ता सर की भी है। तो ये ऑप्शंस आपके पास इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में है। इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की किताब, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिटिंग एश्योरेंस की किताब, EISM की किताब और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब है। मेरा मानना यह है कि अगर आप काउंट करें इसमें, अगर आप काउंट करके देखें तो 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के, मेरा मानना यह है कि लगभग 12 से 15 हज़ार की किताबें अन अकेडमी वाले आपको दे देते हैं जब आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और क्योंकि आपको पर्सनल कोच मिल रहा है, क्योंकि आपको किताबें ढेर सारी मिल रही हैं, इस वजह से इसका जो चार्ज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है अगर हम लोग प्लस के मुकाबले में बात करें तो। कितना ज़्यादा है? CA फाउंडेशन का आइकॉनिक जो होगा वो 12 महीने के लिए आपको कॉस्ट करेगा 35,000 रुपये और
6 महीने के लिए कॉस्ट करेगा 25,000 रुपये। इसके अंदर आपको 10% का इमीडिएट बेसिस पर डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं CA जौहर। इसके साथ साथ में अगर आप इंटरमीडिएट की तरफ सोचते हैं तो इंटरमीडिएट में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल का आइकॉनिक का प्रोग्राम लें जिसका कॉस्ट 38,250 का होगा। अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, दैट इज CA जौहर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 साल का कॉम्बो लीजिए। आप 2 साल का फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉम्बो लीजिए, 66,000 रुपये का इसका कॉस्ट है। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा CA जौहर कोड यूज करते हैं तो ये एक छोटी सी जानकारी जो मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करना रिलेटेड टू आइकॉनिक, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब हम लोग आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि जो डिडक्शंस का टॉपिक है उसके बेसिक्स क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं यहां से। डिडक्शंस के बारे में बहुत सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन डिडक्शंस के बारे में अब हम बहुत सारी चीजें डिटेल में करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए जरा हम लोग वो सब कुछ स्टार्ट करें, लेकिन एक बार हेडिंग जरूर दे दें अपने चैप्टर का। ये जो है चैप्टर का नाम है डिडक्शंस। डिडक्शंस कहां से? डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम GTI। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन नंबर 80A से लेके सेक्शन नंबर 80U तक। और अक्सर आप लोग ये देखेंगे, अक्सर ऐसा पाएंगे, आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे कि कहा जाता है दैट डिडक्शंस आर गिवन इन चैप्टर नंबर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। IT एक्ट लिख दिया मैंने, IT एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट। जगह के कमी के कारण मैंने आपको IT एक्ट लिख दिया है। नाउ यहाँ पे आज जब हम लोग क्लास को स्टार्ट करें तो हम लोग पहले यही सीखेंगे कि सर ये चैप्टर 6A क्या है। एक बार हमें चैप्टर 6A समझ आ गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें और जो इसी से जुड़ी होंगी मैं आपके साथ वो डिस्कस करता रहूंगा। मेरे बेटा आप ऐसे मान के चलिएगा हमेशा कि जो हमारा इनकम टैक्स का एक्ट है वो एक अच्छी खासी मोटी किताब है। अगर मैं मौका लेके आपको दिखा सकूं तो मैंने टेबल पर रखी हुई थी, साइड टेबल पर रखी हुई थी। ये आपकी इनकम टैक्स एक्ट की किताब है, आप देख पा रहे हैं इसकी अच्छी खासी मोटाई है, इनकम टैक्स एक्ट। अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये पूरी एक किताब है। अब सोचिए कि इस किताब को पूरे एक ही पैराग्राफ में लिख दिया जाए तो पढ़ने वाले के लिए कितना मुश्किल होगा। तो किताब लिखने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, किताब में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स बना देते हैं और फिर चैप्टर्स के अंदर भी पैराग्राफ बना देते हैं ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो याद रखिएगा इनकम टैक्स के कानून में भी इसी प्रकार से बहुत सारे चैप्टर्स बने हुए हैं और हर चैप्टर के अंदर फिर पैराग्राफ दिए हुए हैं। और जब हम लोग इन पैराग्राफ की नंबरिंग कर देते हैं तो पैराग्राफ की नंबरिंग बन जाता है हमारा सेक्शन। इसी प्रकार से अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम लोग पैराग्राफ की नंबरिंग कर दें तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है, सेक्शंस एक्ट में कहा जाता है। अब ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ये सेक्शंस कौन कौन से हैं, हमारे सिलेबस में क्या है। अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं सर ये पूरी मोटी किताब क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है। आंसर इज नो, हमारी पूरी किताब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना किया और जो आगे करने वाले हैं उनमें से क्या क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अगर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, तो इनकम टैक्स एक्ट के जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स की अगर मैं आपको एक रूपरेखा दे दूं तो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर। ये चैप्टर कौन सा, याद रखिएगा मेरी किताब का चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर किसका है, ये चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर है। तो चैप्टर है और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक है और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन। तो दैट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट के कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है और कौन से सेक्शन तक उसको कवर किया गया है, मैं आपके साथ वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं डिवीजन या डिवीजन कह दें
या एक क्या एक और वर्ड क्या हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, चलो ध्यान आएगा तो मैं यूज करूंगा। चैप्टर नंबर 1, ये रोमन्स में लिखना है आपने, रोमन 1 है ये, तो आप रोमन 1 है इस वजह से आप इसको ऐसे लिखेंगे। रोमन 1 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो कानून है उसके अंदर भी रोमन्स में लिखा हुआ है, तो दिस इज चैप्टर 1। और इसके अंदर जो टॉपिक कवर हो रहा है वो डेफिनेशंस कह लीजिए, और डेफिनेशन से पहले जो एप्लीकेबिलिटी है वो यहां पे कवर किया गया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एप्लीकेबिलिटी एंड डेफिनेशंस। और सेक्शन जो कवर किए गए हैं वो सेक्शन 1 से लेके 3 तक हैं। ये रोमन्स में ना लिख के आप ये न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, वो चैप्टर नंबर 2 बेसिकली चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करता है, और उसके साथ साथ में रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करता है। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद है चार्जिंग सेक्शन 4 था और रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 5 से लेकर 9 तक था, तो आपको ये भी अच्छे से याद है, हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं। फिर इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर नंबर 3 आता है। जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमें एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में बताता है कि कौन कौन सी इनकम्स ऐसी होंगी जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, एग्जाम्प्ट रखेंगे, तो सेक्शन नंबर 10 उसका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4। ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये बेसिकली हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात करता है। और ये जो चैप्टर नंबर 4 है हेड्स ऑफ इनकम का, इसके अंदर फिर आगे बहुत सारे सब कैटेगरीज बने हुए हैं। जैसे सैलरी है, तो सैलरी के लिए सेक्शन यूज होता है 15, 16 और 17। हमें ऑलरेडी पता है, सैलरी तो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हाउस प्रॉपर्टी में यूज होता है सेक्शन नंबर 22 से लेकर 27 तक। फिर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होता है सेक्शन नंबर 28 से लेकर 44 DB तक। फिर कैपिटल गेन्स में हम लोग यूज करते हैं 45 से लेकर 55A तक। फिर इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में हम लोग यूज करते हैं 56 से लेकर 59 तक। तो सारे हेड्स ऑफ इनकम हमारे को चैप्टर नंबर 4 में गिवन है। फिर हम लोग अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 5 जो इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर नंबर 5 है वो बेसिकली क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बताता है। क्लबिंग ऑफ इनकम मेरे को हल्का सा याद आता है कि ये वाला चैप्टर भी मैं आपको करवा चुका हूं, और इसमें जो सेक्शंस यूज होंगे वो होंगे 60 से लेकर 65 तक। फिर जो चैप्टर नंबर 6 है वो बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ इनकम्स के बारे में बात करता है। यहाँ पे इनकम्स के साथ में लॉसेस को भी कवर किया जाता है। और साथ साथ में आपको याद होगा मैंने ब्लैक मनी के कंसेप्ट्स भी आपके साथ कवर किए थे, उनको भी यहाँ पे कवर किया जाता है। और जो सेक्शंस यूज होते हैं वो 66 से लेके 69D तक इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको याद है 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे चैप्टर नंबर 1 में। इसी के अंदर मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूं, एरो लगा देता हूं, अच्छा रहेगा। इसी के अंदर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी आ जाता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस के लिए जो सेक्शन यूज होते हैं वो है 70 से लेके 80 तक, तो ये भी चैप्टर नंबर 6 के अंदर है। और अब देखिएगा जो हमारा चैप्टर 6A है वो किसके बारे में बात करेगा। अब जो चैप्टर 6A है, ये चैप्टर 6A बेसिकली बात करेगा डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, और इसके अंदर जो हमारे सेक्शंस हैं वो हैं 80A से लेके 80U तक। 80A से लेके 80U तक के हमारे पास यहाँ पे सेक्शंस हैं डिडक्शंस के चैप्टर में। अब हम लोग डिडक्शंस का चैप्टर स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली चीज आ जाएगी वो आ जाएगा डिडक्शंस का चैप्टर। डिडक्शंस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस आपको मिलेंगे। इसके अंदर जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस होंगे आपके पास 80A, 80AB,
इसके अलावा 80AC, ये आपके कुछ जनरल सेक्शंस हैं। जनरल सेक्शंस कह लीजिए या जनरल प्रिंसिपल्स कह लीजिए। आपको किसी भी टॉपिक को करने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होंगे, वो इन सेक्शंस के अंदर दिए होंगे। उसके बाद सेक्शन 80C से लेके 80GGC तक के जो सेक्शन होंगे, ये सेक्शन होंगे डिडक्शंस टू कंपनसेट, डिडक्शंस टू कंपनसेट पेमेंट्स या यू में से एक्सपेंसेस। आप कहीं पे कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं, जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं उन पेमेंट्स को कंपनसेट करते हुए आपको डिडक्शन दिया गया है 80C से लेके 80GGC तक। उसके बाद 80H से लेके 80RRB तक के जो सेक्शंस हैं, ये बेसिकली किससे रिलेटेड हैं? ये हैं डिडक्शंस रिलेटिंग टू सर्टेन इनकम्स, कुछ इनकम्स, नॉट ऑल इनकम्स, कुछ इनकम्स। अब वो कौन कौन सी इनकम्स है वो करेंगे डिस्कस, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है 80TTA एंड 80TTB। ये बेसिकली डिडक्शंस हैं। किस चीज़ के डिडक्शंस हैं? ये हैं डिडक्शंस रिलेटिंग टू अदर इनकम्स। तो पहले लिखा था हम लोगों ने सर्टेन इनकम्स, और अब हम लोग लिख रहे हैं अदर इनकम्स। तो दैट मीन्स जो सर्टेन इनकम्स में नहीं गया वो अदर इनकम्स में आ रहेगा। और फिर हमारे पास एक और सेक्शन बचा 80U का, जो कि अदर फैक्टर्स, और खास तौर पे अगर हम लोग अदर फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स के लिए ये डायरेक्शन दिया जाएगा सेक्शन 80U में। तो मैंने आपको पूरे चैप्टर की एक रूपरेखा दे दी है कि डिडक्शंस कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, वो सारी बातें। और अब हम लोग डिडक्शंस के जो पहला सेक्शन है वहाँ से एक एक करके सब कुछ स्टार्ट करेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार ये चैप्टर होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है। तो आइए ज़रा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें। पहला सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 80A, जो कि जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। कुछ जनरल बातें, कुछ आम तौर की बातें, कुछ प्रिंसिपल्स आप कह लीजिए। यू कैन से जनरल प्रोविजंस है, यू कैन से जनरल प्रिंसिपल्स। तो ध्यान से करिएगा, पॉइंट्स पे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? सेक्शन 80A सब सेक्शन 1 हमें बताता है दैट while computing कह लो या कैलकुलेशन कह लो, while computing total income of any person, deductions under section 80C to 80U will be allowed from ग्रॉस टोटल इनकम। तो मेरे बेटा ध्यान देना, सेक्शन 80A सब सेक्शन 1 पहला सेक्शन भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर आप टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने डिडक्शंस लेस करने हैं। तो जो डिडक्शंस आपने लेस करने हैं, वो लेस करने वाले सेक्शंस कौन से हैं? 80C से लेके 80U तक के सेक्शंस हैं, जिसके अंदर आप डिडक्शंस का अमाउंट को लेस करेंगे। ठीक बात है, हाँ, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो है सेक्शन 80A सब सेक्शन 2। ये सेक्शन हमें क्या बताता है? ये सेक्शन कहता है एग्रीगेट ऑफ ऑल डिडक्शंस कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। जो भी एग्रीगेट होगा, डिडक्शंस का एग्रीगेट होगा, कुछ भी एग्रीगेट होगा, वो पैसा कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, 10,
there cannot be a loss due to deductions. डिडक्शंस की वजह से किसी का लॉस अलाउ नहीं किया गया है बाय द गवर्नमेंट। अब इस बात को सीखते हैं, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। इस बात को ध्यान से करेंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज सैलरी ऑफ 15,000 per month and also has एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 11 लाख रुपए। ही इन्वेस्ट्स 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C सेविंग्स। कैलकुलेट हिज टोटल इनकम। तो आपने इसकी टोटल इनकम कैलकुलेशन करनी है। आसान सा है। कैलकुलेटर मेरा नहीं है भाई, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी मेरे को। तो पूरी क्लास के अंदर अगर मेरे को कैलकुलेटर ना मिला तो, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना तो कैलकुलेशंस में बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। चले कोई बात नहीं, जितना ओरली मैं कर सकता हूँ उतना ओरली कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। आप टोटल इनकम की कैलकुलेशंस करेंगे। टोटल इनकम की कैलकुलेशंस में सबसे पहले क्या होगा, हम लोग करेंगे यहाँ पे सैलरी। सैलरी कितनी है? सैलरी का अमाउंट हमें गिवन है 15,000 रुपये पर मंथ। 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1,80,000 रुपये। आपको सैलरी के चैप्टर में सिखाया था कि आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का पैसा लेस करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन भी आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 16 क्लॉज 1A कितना? 50,000 रुपये। तो आप इसको लेस करेंगे। आउटर कॉलम में आप दिखाएंगे 1,30,000 रुपये, 1,30,000। देन वी ऑल नो दिस थिंग दैट एग्रीकल्चर इनकम, जो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, हमारी एग्जाम्पल में 11 लाख रुपीज़ गिवन है। लेकिन ये पैसा एग्जेम्प्ट होता है, ये पैसा टैक्सेबल नहीं होता। तो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 11 लाख रुपीज़। तो आउटर कॉलम में क्या जाएगा? आउटर कॉलम में जाएगा 0। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, जो कि होगा 1,30,000 रुपये का। अब आपने यहाँ से 80C का डिडक्शन लेस करना है। ऐसा करने के बाद आपके पास टोटल इनकम का अमाउंट आएगा। नाउ 80C में हमें एग्जामिनर ने बताया कि उसने सेविंग्स में पैसा जमा किया है 1,50,000 रुपये। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी मत करना, एक बार रुक जाना, कॉपी मत करना। एग्जामिनर ने हमें बताया कि 1,50,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं एक बार के लिए कि मैंने यहाँ पे 1,50,000 रुपये जो सेविंग्स का पैसा है वो यहाँ पे लिखा। तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि वी विल हैव अ लॉस ऑफ 20,000 रुपीज़। डिडक्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे तो वी विल हैव अ लॉस ऑफ 20,000 रुपीज़। लेकिन आप सेक्शन 80A को ध्यान से पढ़िए। 80A सब सेक्शन 2 देखिए क्या कहता है। ये सेक्शन कहता है दैट द एग्रीगेट ऑफ ऑल डिडक्शंस, सारे डिडक्शंस का पैसा मिला दें, एग्रीगेट कर दें, कैन नॉट बी मोर देन, ज्यादा नहीं हो सकता। किसके ज्यादा नहीं हो सकता? इट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ द GTI। तो जितना भी ग्रॉस टोटल इनकम है, उस ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा आपका कभी भी डिडक्शन का पैसा नहीं हो सकता। इसका दूसरा मतलब यह निकलता है कि आपका कभी भी डिडक्शंस की वजह से लॉस नहीं हो सकता। यू कैनॉट क्लेम लॉस बिकॉज ऑफ योर डिडक्शंस। तो यहां पे अगर ऐसा हमने किया होता तो ये हमारा गलत है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से मैंने कहा था कि कॉपी मत करना। यहां पे जब हम लोग लिखेंगे तो यहां पे हम लोग कितना पैसा लिखेंगे? यहां पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,30,000 रुपये और नीचे लिख देना रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड क्यों लिखा? क्योंकि भी एक्चुअल में तो जो हमारे को डाटा गिवन है वो 1.5 लाख का डाटा गिवन है।
लेकिन उस 1.5 लाख में से हम लोगों ने 1,30,000 का ही बेनिफिट दिया, जिसका टोटल इनकम हो गया 0, जिसकी वजह से टोटल इनकम हो गया हमारा 0। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी क्लियर है, काफ़ी आसान है, आप लोगों को इसके अंदर दिक्कत नहीं हुई होगी बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ से आगे चलूँगा और हम लोग अब अगला सेक्शन करेंगे, वो है सेक्शन नंबर 80A-B। पहले सेक्शन 80A किया था, उसके बाद बनता है सेक्शन 80AA। सेक्शन 80AA तो बहुत टाइम पहले ही अबॉलिश हो चुका है, अब हम लोग उसको नहीं करेंगे। अगला सेक्शन हमारे पास आता है 80AB। ये क्या कहता है? ये कहता है दैट बिफोर allowing deductions, before allowing deductions under section 80C to 80U, we need to calculate total income. No, we need to calculate the gross total income. I'm sorry, we need to calculate the gross total income. हमें GTI कैलकुलेट करना है। To calculate gross total income, we have to do clubbing of income and we have to do set off of losses। तो मेरे बेटा ध्यान देना, क्लबिंग करने के बाद, लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लबिंग करने के बाद, लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद का जो अमाउंट होगा मेरे बच्चा, उस पैसे को, उस अमाउंट को आपने क्या बोलना है? उस पैसे को, उस अमाउंट को आपने बोलना है ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से अब आपने डिडक्शंस का अमाउंट लेस करना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देन वी हैव सेक्शन 80AC। देखो ध्यान से करना, सेक्शन 80AC ये कहता है डिडक्शंस अंडर फॉलोइंग सेक्शंस विल बी अलाउड। आपको डिडक्शंस मिलेंगी, डेफिनेटली डिडक्शंस मिलेंगी, इट विल बी अलाउड, डिडक्शंस विल बी अलाउड, बट ओनली विल बी अलाउड ओनली इफ, अब कंडीशन लगा दी यहां पे, ओनली इफ, यहां कंडीशन आ गई, ओनली इफ डिडक्शन अंडर फॉलोइंग सेक्शन विल बी अलाउड ओनली इफ एसएससी कह लो, पर्सन कह लो, एसएससी हैज फाइल्ड हिज ITR इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट which is given under section 139 subsection 1। तो मेरे बेटा आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बात बताई थी कि ITR सबमिट करने की ड्यू डेट क्या रहती है। हमारा प्रीवियस ईयर खत्म होगा तो असेसमेंट ईयर के अंदर हम लोगों को अपनी रिटर्न सबमिट करनी है। असेसमेंट ईयर में जब हम लोग रिटर्न सबमिट करेंगे तो असेसमेंट ईयर में रिटर्न सबमिट करने की ड्यू डेट होती है कुछ केसेस में 31 अक्टूबर और कुछ केसेस में 31 जुलाई। मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग समझें तो 31 अक्टूबर होता है उस केस में जहां पे आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना जरूरी होता है। अब आप कहेंगे साहब हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करवाना जरूरी कब होता है? तो ये हमारा विषय किसी और चैप्टर में कवर होगा, ये हमारा टॉपिक किसी और चैप्टर में कवर होगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन में इसे डिटेल में कवर करूंगा, इस चैप्टर में इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा होगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 का है। इसके साथ साथ में जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तब तक तो सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे आप। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर में सेक्शन 44AA होगा जहां पे हम ये सीखेंगे, रादर 44AB होगा जहां पे हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से केसेस में ऑडिट करवाना जरूरी होता है और जिन केसेस में ऑडिट करवाना जरूरी है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उन सभी केसेस के अंदर ITR सबमिशन की जो ड्यू डेट रहती है मेरे बेटा वो होती है 31 अक्टूबर। कौन सा? प्रीवियस ईयर का नहीं, असेसमेंट ईयर का।
और जहां पे ऑडिट जरूरी नहीं होता है वहां पे हमारे पास ड्यू डेट होती है 31 जुलाई की। तो सेक्शन 80AC कहता है कि इन सारे सेक्शंस के अंदर आपको डिडक्शन तब मिलेगा जब 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 आपने आईटीआर को ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट किया होगा। अब ये कौन से सेक्शंस हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, इनके अंदर जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं इनके अंदर सिर्फ 2 या 3 सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उनको मैं अलग करके लिख दूंगा, और बाकी सारे सिलेबस सेक्शन में अलग करके लिखूंगा जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कौन से सेक्शंस हैं, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए 80I, देन वी हैव बी 80IA, ये सेक्शंस हैं, याद रखिएगा। तो मैं सेक्शन वर्ड नहीं लिख रहा कि सेक्शन 80I, सेक्शन 80IA, मैं सेक्शन वर्ड नहीं लिख रहा, लेकिन इस सेक्शन की ही बात कर रहा हूं मैं। 80IA B, 80IA C, 80IB, 80IBA, 80IC, 80ID, 80IE, J, 80JJA, H, 80LA, L, A B C D E F G H I J K L, L में हमारे पास आएगा 80P, देन 80PA, ठीक है जी। तो JKLM, फिर N O and P, N के अंदर आप लिखेंगे 80JJAA, 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 O, 80RRB, and last P is 80QQB। तो मैं यहाँ पे नोट बना के लिखवा देता हूँ आपको, कहीं आप भी परेशान हो, बाद में मेरे को भी परेशान करें। सेक्शंस गिवन इन A to M are not in syllabus, but sections given in N, O and P in above list are in syllabus। तो मेरे बेटा बस आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इतनी बात ध्यान रखनी है कि 80JJAA, 80RRB, 80QQB, ये 3 सेक्शन ऐसे रहेंगे जिनका डिडक्शन आपको सिर्फ तब मिलेगा जब उससे रिलेटेड आईटीआर को आपने ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले सबमिट किया होगा। अगर आपने ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले आईटीआर सबमिट नहीं किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, एक और प्रिंसिपल मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल है, तो लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड। ये हमेशा 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 ध्यान रखिएगा, इस प्रिंसिपल को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड? डिडक्शंस referred under section 80C to 80U are not allowed. They are not allowed to be reduced. आप इन डिडक्शंस को लेस नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते,
they are not allowed to be reduced from special incomes. They are not allowed to be reduced from special incomes. मेरे बेटा आप याद करें, मैंने आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन का चैप्टर करवाया था. इनकम टैक्स कैलकुलेशन के चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि आप सभी इनकम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, ऑर्डिनरी इनकम एंड स्पेशल इनकम. मैंने आपको कहा था कि जो स्पेशल इनकम्स हैं उनके टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होते हैं, और जो हमारी नॉर्मल इनकम्स हैं, ऑर्डिनरी इनकम्स हैं, उनके जो सेक्शन, उनके जो टैक्स रेट्स हैं वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर बताता है, और वो हमेशा कहाँ पे गिवन होंगे? वो हमेशा गिवन होंगे अंडर इनकम, अंडर फाइनेंस एक्ट. तो मेरे बच्चे, जो सेक्शंस या जो इनकम्स का टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं, जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इन सारी इनकम्स में से डिडक्शंस को लेस करना अलाउ किया जाता है. और जिन इनकम के टैक्स रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होते हैं, जिनको हम लोग स्पेशल इनकम बोलते हैं, उदाहरण के तौर पे कैजुअल इनकम, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सारी इनकम्स की बात कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल गेन्स के बारे में. तो जिनके टैक्स रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होते हैं, जो स्पेशल इनकम्स होती हैं, वहां से आप डिडक्शंस को लेस नहीं कर सकते. वहां से आप डिडक्शंस को लेस नहीं कर सकते. तो आपने क्या लिखा? डिडक्शंस व्हिच आर रेफर अंडर 80C to 80U, they are not allowed to be reduced from special incomes. स्पेशल इनकम्स ब्रैकेट में लिख देना. स्पेशल इनकम कौन सी? टैक्स रेट ऑफ विच आर गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, which are given under income tax act. Such incomes are, ऐसी इनकम्स कौन कौन सी इनकम्स हैं? सच इनकम्स आर, मेरे साथ साथ में लिखेंगे आप, सच इनकम्स आर, पॉइंट ए, LTCG अंडर सेक्शन 112, बी LTCG अंडर सेक्शन 112A, सी STCG अंडर सेक्शन 111A, डी कैजुअल इनकम्स. अच्छा, एक काम करना, ये जो आपने अंडर सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 111A ये ऐसे लिखा है, इसको भी मैं एक बार दोबारा से लिखूंगा. तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कैजुअल इनकम्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115BB, और ऐसे आप ऊपर भी लिखिएगा LTCG टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112. यहां पे भी लिखेंगे आप टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A. शॉर्ट टर्म के आगे भी लिखेंगे आप टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A. एंड देन कैजुअल इनकम कौन सी इनकम? विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115BB. और साथ साथ में एक इनकम के बारे में और लिखिएगा, प्रॉफिट्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, अंडर सेक्शन 35AD. तो ये 5 प्रकार की इनकम ऐसी हैं जिन इनकम में से आप डिडक्शंस का पैसा लेस नहीं करेंगे. बाकी आप कहीं से भी लेस कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, यहां से आप लेस नहीं करेंगे. आओ जरा एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं. एग्जाम्पल मिलता जुलता एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसा पहले दिया था. मिस्टर ए हैज सैलरी इनकम ऑफ 15,000 पर मंथ. तो सैलरी की इनकम 15,000 पर मंथ है, एंड ही विंस 50 लाख इन KBC. तो KBC में पार्टिसिपेट किया, KBC में पार्टिसिपेट करके 50 लाख रुपए जीत गया. ही इन्वेस्टेड 1,50,000 अंडर सेविंग्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 80C. कैलकुलेट
कैलकुलेट हिज टोटल इनकम। तो आपने इसकी टोटल इनकम की कैलकुलेशन करनी है, जो कि काफ़ी आसान है। मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई चैलेंज आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मेरे ख्याल से कलर ठीक नहीं है ये वाला, मैं कलर हटा देता हूँ, कलर दूसरा चूज़ कर लेता हूँ मैं। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पे सैलरी इनकम आएगी 15,000 इंटू 12 आप करेंगे तो 1,80,000। लेकिन आपने यहाँ से सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है। सेक्शन ज़रूर लिख के आए एग्जाम के अंदर, आपको डेफिनेटली ज़्यादा नंबर मिलेंगे दूसरों के मुकाबले में। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए आप यहाँ पे लेस करेंगे कितना पैसा, 50,000 रुपये का अमाउंट आप यहाँ पे लेस करेंगे। ऑर्डर कॉलम में आप लिखेंगे 1,30,000 रुपये। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने केबीसी में 50 लाख रुपए जीते हैं, तो 50 लाख रुपए केबीसी का आपने शो कर दिया। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास GTI ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, एंड दैट इज 51,30,000, 51,30,000 रुपीज़ आ गया। आपने यहाँ से सेविंग्स का 80C का अमाउंट लेस करना है। सेविंग्स कितने का है, सेविंग्स 1,50,000 रुपये का। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी मत करना, रुक जाओ, कॉपी मत करना। आप यहाँ पे अगर देखो, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे पूरा 1,50,000 रुपये लेस कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। अब अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपये लेस करें तो कहाँ से लेस कर रहे हैं, याद रखना मेरे बेटा, आप ये केबीसी की इनकम को इस्तेमाल करके डिडक्शन तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्पेशल इनकम्स है जिसके टैक्स रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। गवर्नमेंट का भी ये तो स्पेशल इनकम्स है, हम इन स्पेशल इनकम को तो डिस्करेज करना चाहते हैं, इस वजह से यहां से हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन मान लो अगर आपने पूरा 1.5 लाख रुपए लेस कर दिया होता, तो इसका मतलब ये था कि आपने इस 1,30,000 रुपये में से कुछ पैसा यूज किया और बाकी का पैसा आपका कैजुअल इनकम से रिड्यूस हो गया। अगर आपने पूरा 1,50,000 रुपये लेस किया होता तो गवर्नमेंट कहती है कि आप पूरा 1,50,000 रुपये यहाँ पे लेस मत कीजिए, क्योंकि आप कैजुअल इनकम में से तो लेस कर ही नहीं सकते, वो तो हम लोग वैसे ही मना कर रहे हैं आपको। तो आप जो यहाँ पे लेस करेंगे वो लेस कितना करेंगे, आप उतना ही लेस करेंगे जितना आपकी नॉर्मल या ऑर्डिनरी इनकम रखी हुई है। तो आपकी नॉर्मल या ऑर्डिनरी इनकम कितनी है, 1,30,000 रुपये है, तो आप 1,30,000 से ज्यादा का डिडक्शन यहाँ पे लेस नहीं कर सकते हैं। तो आप जब इसको लेस कर देंगे तो आपके पास टोटल इनकम कितने की बचेगी, 50 लाख रुपए की आपके पास टोटल इनकम बचेगी। और ध्यान देना, ये 50 लाख रुपए कौन सा है, केबीसी का पैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां से डिडक्शंस के अमाउंट को लेस नहीं कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर फिर प्रेजेंटेशन भी अलग तरीके से करो। आंसर इज नो, प्रेजेंटेशन अलग नहीं होगा, प्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारे कानून के अंदर प्रेजेंटेशन ऐसे ही दिया हुआ है बाय द पार्लियामेंट। तो मैं, आप, हम लोग सब कानून को बदल नहीं सकते, ठीक है जी। कानून को बदलने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना आपके पास कोई पावर है, ना मेरे पास कोई पावर है। इस वजह से हम लोग इसको नहीं बदलेंगे।